गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तक पढ़ लिया था, है ना। अब उसके बाद हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अब पहले क्या, चिन्ह परिपाटी। ये जो चिन्ह परिपाटी हैं, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम काम में लेंगे। हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी ये उनमें काम में आएंगे तो इनको हम समझाते हैं कि चिन्ह परिपाटी होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो चिन्ह परिपाटी कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने के क्या होते हैं, नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास ये दर्पण है। अब भी मैंने इस पर पॉलिश नहीं की है, ये अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ क्या होगा, हमेशा वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है ना। ये जो हमारे पास ध्रुव होता है और ये जो हमारे पास वक्रता केंद्र होता है, इन दोनों के बीच में हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, देखो पहली बात कि मान लो, एक कंडीशन मान रहे हैं हम ना, कि ये हमारे पास एक क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। इन बातों को ध्यान रखना है जो भी मैं बोल रहा हूँ, तभी चिन्ह परिपाटी समझ में आएंगे, है ना। ये क्या रखी हुई है? वस्तु। किसके सामने रखी हुई है? दर्पण। दर्पण कोई सा भी मान सकते हैं हम, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ये जो वस्तु है, मान लो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। ये हमारे पास क्या मान लेते हैं हम? प्रतिबिंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? प्रतिबिंब मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु की मुख्य अक्ष से जो ऊंचाई है, मान लो वो कितनी है? 5 मीटर या सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी जो ऊंचाई है, मान लो वो कितनी है? हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। दर्पणों के द्वारा क्या बनता है? हमारे पास प्रतिबिंब बनता है। तो अगर वस्तु यहाँ रखी है तो मान लिया हमने प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है और पीछे बन रहा है दर्पण के। एक कंडीशन मानी है ताकि हमें क्या समझ में आ जाए? चिन्ह परिपाटी समझ में आ जाए, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। यानी कि सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे? हमेशा फर्स्ट ध्रुव पर ही रहेंगे। सबसे पहले हम कहाँ पर रहेंगे? ध्रुव पर ही रहेंगे। जो भी चीज स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम ध्रुव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे? हम ध्रुव से। कैसे नापेंगे? देखो एक चीज और समझ लेते हैं। देखो ये ध्रुव है ना, और ये वस्तु है। मान लो ये ध्रुव से वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर पर है। यहां से ध्रुव से कहाँ की ओर जा रहे हैं? वस्तु की ओर। कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है।
और ये जो ध्रुव है इससे ये जो प्रतिबिंब है मान लो कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला नियम तो यही है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहां से नापी जाएगी, ध्रुव से। तो पहला बिंदु हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। ठीक है, सेकंड स्थिति क्या होती है कि मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरी धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, जबकि नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरी, मापी जाने वाली दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब देखो, ये तो हमने नाप लिया कि ये वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो दूरी हम नापने जाएंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर नापी है वो कैसे नापे जाएगी हमारे पास, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से। और ध्रुव से कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ध्रुव से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर की ओर दूरी नापेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो अब इसको हम चिन्ह देंगे क्या, +5 सेंटीमीटर। ऊपर की ओर नापेंगे तो +5 सेंटीमीटर। अब देखो ये ध्रुव है हमारे पास और इससे कहाँ आ रहे हैं हम, नीचे की ओर। कितनी नापी हमने, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 कैसा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। 8 कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब है मुख्य अक्ष से जब भी ऊपर जाएंगे तो दूरी कैसी नापेंगे, जितनी होगी वो तो होगी, साथ में कैसा लगाएंगे चिन्ह हम, प्लस का लगाएंगे, धन चिन्ह होगा। और अगर नीचे की ओर नापेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या होता है इसमें कि प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरी, प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरी धनात्मक लेते हैं। प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरी धनात्मक लेते हैं तथा प्रकाश की विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी, मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक लेते हैं। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। जैसे देखो ये क्या है, हमारे पास वस्तु है और कहाँ से नापेंगे, पहला नियम क्या कहता है, ध्रुव से नापेंगे दूरी। और हम ध्रुव से नापते हुए इधर आए, कहाँ तक, वस्तु तक। और ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर वस्तु ये है और ये दर्पण है तो प्रकाश कौन सी दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। ये किसकी दिशा है, प्रकाश की दिशा है। अगर दर्पण ये रखा हुआ है और वस्तु यहाँ है तो प्रकाश कहाँ जाएगा, हमेशा दर्पण की ओर जाएगा। तो देखो, हम वस्तु की दूरी नापने आ रहे हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे दूरी नापना, हमेशा ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की ओर आए, हमने नापी, कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन प्रकाश कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। और हम दूरी नापते हुए कौन सी दिशा में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो ये दूरी कैसी नपेगी हमारे पास, ऋणात्मक नपेगी। तो ये 10 की जगह हम क्या बोलेंगे, -10 सेंटीमीटर बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, ध्रुव है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, है ना।
और ध्रुव से जब हम प्रतिबिंब को क्या करने गए, नापने गए, तो हमने देखा कि ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्रुव से हम ऐसे चल रहे हैं इस दिशा में, प्रकाश भी कैसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो प्रकाश की दिशा में ही दूरी ध्रुव से नापने जा रहे हैं, तो ये कैसी लेंगे हम, धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो यही नियम है, प्रकाश की दिशा मैंने क्या मानी है, इस दिशा में, जितनी भी प्रकाश की दिशा में दूरी नापने जाओगे आप, कहां से, ध्रुव से, वो धनात्मक होगी। प्रकाश के विपरीत आओगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाओगे तो दूरी धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाओगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम किसमें भी करेंगे, न्यूमेरिकल में भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, चिन्ह परिपाटी थे, जिनका उपयोग हम अवतल और उत्तल दर्पण में करेंगे आगे जाके, है ना। इसके बाद एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, और वो बहुत बार पूछा जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे हमने किससे व्यक्त किया है, f से। फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या, व वक्रता त्रिज्या r में संबंध। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती थी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य की दूरी होती थी वो क्या कहलाती थी, वक्रता त्रिज्या कहलाती थी। तो इन दोनों के बीच में हम क्या पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध पढ़ने के लिए हम या तो अवतल दर्पण ले लें या फिर उत्तल दर्पण ले लें। कोई सा भी दर्पण लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है, कैसे पहचानेंगे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ये जो उभरे हुआ पृष्ठ है, इस पर क्या होगी, हमारे पास पॉलिश होगी। अवतल दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास ध्रुव कहलाता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। और ये किसमें से काट कर बनाया गया है, गोले में से काट कर बनाया गया है। तो पहले गोला था, तो गोले का कोई ना कोई क्या होता है, केंद्र होता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया। तो ये जो हमारे पास ध्रुव है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, O से व्यक्त करते हैं। ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में, मैंने पहले भी बोला है, कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। हमें यही सिद्ध करना है कि ये मध्य में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु। अभी तक हम कहते हुए आ रहे थे कि ये क्या है, फोकस बिंदु है। अब देखो इनमें संबंध निकालने के लिए अब वापस आ जाओ परावर्तन के नियम पर।
जो हमने समतल दर्पण में पढ़ा था वो हम कहाँ पर भी लगाएंगे, गोलीय दर्पणों में भी लगाएंगे, है ना। तो देखो क्या बताया था मैंने, समतल दर्पण में बताया था कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है, फिर ये किस पर पड़ेगी, कांच पर पड़ेगी। ये कांच का जो होगा यहाँ से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी पृष्ठ से, और इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण परावर्तन कोण। आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है। ये कौन सी किरण है हमारे पास, आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण होती है हमारे पास, परावर्तित किरण होती है। ठीक है, वो आपतित होती है और ये क्या होती है हमारे पास, परावर्तित किरण होती है ना। अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक नियम था, मान लो एक प्रकाश की किरण आ रही है इस तरीके से, और किस पर आपतित हो रही है, ये दर्पण पर आपतित हो रही है। किस पर आपतित हो रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है। ये कौन सी, क्योंकि ये किरण आ रही है इसलिए इस किरण का नाम हम दे देते हैं क्या, आपतित किरण। क्योंकि ये किरण आ रही है इसलिए इस किरण का नाम हमने दे दिया, कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। अब जैसे परावर्तन इसमें हुआ था वैसे ही यहाँ पर होगा। आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आपको पता है कि ये टकराकर हमेशा किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। तो ये इससे टकराएगी और टकराने के पश्चात कई बार पढ़ चुके हैं किससे निकल कर जाएगी, ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये आ रही है और ये दर्पण से टकरा कर गई है, तो इस किरण का नाम हम जानते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो वायु में से आई, कांच पर पड़ी और वापस वायु में, वायु में से आई, कांच पर पड़ी और वापस किस में चली गई, वायु में चली गई। अब इसके बाद हम क्या खींचते हैं कि ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है ना, ये जिस बिंदु पर, उसके लंबवत रेखा खींचते हैं। और वो रेखा क्या होती थी हमारे पास, अभिलंब होती थी, लंबवत रेखा होती थी। यहां पर भी हम यही देखेंगे, लेकिन यहां पर ये जो पृष्ठ है ना, ये कैसा है, गोलीय है। और देखो प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है, यहाँ आपतित हो रही है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इस बिंदु पर ऐसे प्रकाश आपतित हो रहा है ना, और इस बिंदु पर आपतित हो रहा है, ये गोले का केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो जब भी ऐसे टकरा के जब भी अभिलंब खींचोगे तो ये कहाँ मिलेगा, केंद्र पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हमेशा केंद्र पर। तो देखो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण लंबवत रेखा खींच रहे हो, ये सारी किस पर मिलती है, केंद्र पर मिलती है। तो इसमें अभिलंब खींचोगे, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। और कहाँ मिल रही है, ये वक्रता केंद्र सी पर। तो ये यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है। ठीक है, जैसे इसमें ये अभिलंब था पृष्ठ के लंबवत, ऐसे ही ये गोलीय पृष्ठ है, इसके लंबवत खींचेगा, हमेशा कहाँ मिलेगा, केंद्र पर मिलेगा। आ गई इतनी बात समझ में। आगे सुनो, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। कहलाता है या नहीं कहलाता। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या आ गया, आई आ गया।
ये कौन सी किरण है? देखो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कौन क्या? परावर्तन कौन? आर। तो ये जो परावर्तित किरण है इसके द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण क्या कहलाता है? आर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। और परावर्तन का नियम क्या होता है हमारे पास? परावर्तन का नियम क्या होता है कि हमेशा आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? यानी I किसके बराबर है? R के बराबर है। तो मैंने इन दोनों को किसके बराबर लिख दिया? हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर R बराबर थीटा, यानी I भी थीटा है, I भी क्या है? थीटा है, और R भी क्या है? हमारे पास थीटा है, यानी दोनों कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। ठीक है। इतना करने के बाद जब हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं तो आगे आप देखो चित्र में ये हमारे पास क्या बन रही है? एक जेड की आकृति बन रही है। ये देखो, ये फिर ये डैश 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 और ये। ठीक है। और इस जेड की आकृति में ये कोण हमारे पास कितना है? देखो थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ये कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण होता है। तो इस कोण को हम क्या नाम दे देते हैं? क्या है ये? थीटा है। क्या दे दिया हमने? ये कोण कितना हो गया? थीटा हो गया ना। अब आगे देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये मान लो हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। इसका नाम दे देता हूं मैं क्या? एम। ठीक है। त्रिभुज कौन सा है? एम सी एफ। और इस एम सी एफ में एक कोण तो ये है हमारे पास कितना? थीटा। और ये कोण हमारे पास कितना है? थीटा। जब दो अंत्य कोण पता होते हैं तो बाह्य कोण हमारे पास क्या होता है? दो अंत्य कोणों का योग होता है, यानी थीटा प्लस थीटा। यहाँ कोण नहीं है तो ये किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है। किसके बराबर होगा? हमारे पास 2 थीटा के बराबर होगा। या आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, ये जेड की आकृति, ये टोटल 2 थीटा हो रहा है, थीटा प्लस थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा? हमारे पास 2 थीटा होगा। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए ये जो हमारे पास ये जो गोलीय आकृति है, कौन सी आकृति? गोलीय। इसको हम ऐसा मानते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? बहुत कम है। और ये लगभग क्या है? एक सरल रेखा है। ये लगभग क्या है? एक सरल रेखा है। यानी ये जो ध्रुव यहाँ माना है, हम ध्रुव को इस बिंदु पर क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है हम, ताकि हम त्रिभुज बनाकर ये सॉल्यूशन निकाल लें। ठीक है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत कम है, घुमाव क्या है? बहुत कम है, तो हम ये मान सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों में संबंध निकालने के लिए, देखो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, एक तो क्या है? एम, एक क्या है? सी, और एक क्या है? ओ। ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? एम सी ओ से। त्रिभुज एम सी ओ से। अब देखो त्रिभुज एम सी ओ से ये कोण कितना है? थीटा है। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं? टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर से क्या होता है? ये फॉर्मूला हम जानते हैं, लाल बट्टा कक्का से क्या? लंब बटे आधार। तो देखो एम सी ओ में लंब क्या हो गया? एम ओ। लंब क्या हो गया? एम ओ हो गया। और
आधार कितना हो गया, लंब बटे आधार हो गया ओ सी, ओ सी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक त्रिभुज और ले लेते हैं। देखो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, एम एफ ओ, त्रिभुज एम एफ ओ से, और यहां से भी हम tan निकाल लेते हैं, लेकिन tan में देखो यहाँ कितना है 2 थीटा, तो tan कितना 2 थीटा, और tan 2 थीटा का मान वही लंब बटे आधार से, लंब कितना है एम ओ बटे आधार कितना है ओ एफ है, आधार कितना है ओ एफ है। तो यहां से tan थीटा का मान निकल गया और यहां से tan 2 थीटा का मान निकल गया, क्योंकि हमने ये माना है कि इसका जो ये जो है लगभग सरल रेखा है। ऐसी स्थिति में हम आगे क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं, क्या कि यदि tan थीटा का मान लगभग थीटा ही हो, tan थीटा का मान लगभग थीटा हो, और tan 2 थीटा यानी ये भी लगभग किसके बराबर हो 2 थीटा के बराबर हो, यानी tan tan हट गया। ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो tan थीटा की जगह केवल हम लिखेंगे क्या, थीटा बराबर क्या एम ओ बटे क्या ओ सी, और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 2 थीटा हो जाएगा tan 2 थीटा की जगह, और ये क्या बन जाएगा एम ओ बटे क्या ओ एफ, और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से मान किसमें रख देंगे हम, 2 में रखने पर, और इसमें मान रखते हैं, देखो समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 है 2 रख दिया, फिर थीटा कितना है एम ओ बटे क्या ओ सी बराबर, और बराबर के बाद क्या है एम ओ बटे क्या ओ एफ, एम ओ से एम ओ क्या हो गया कैंसिल हो गया, मैं ओ एफ को इधर ले आता हूं, ओ एफ यहां आ गया, ओ एफ इधर ओ सी ऊपर ले जाता हूं, ओ सी बटे 2 आ जाएगा, इतना बन जाएगा हमारे पास है ना। अब आगे देखो ये ओ एफ क्या है और ओ सी क्या है ये देखते हैं हम, है ना। देखो ओ ध्रुव होता है, एफ फोकस बिंदु होता है, ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, यानी कि क्या फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं। और देखो दूसरा क्या है ओ सी, ओ एरिया सी एरिया, ओ और सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखो ओ एफ पता लग गया, ओ एफ क्या है हमारे पास, एफ है यानी फोकस दूरी है, और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है आर है, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। लेकिन अभी हमें इसमें क्या लगानी और पड़ेगी, क्या चिन्ह परिपाटी और लगा देते हैं हम। ठीक है, तो देखो लगाओ चिन्ह एफ। अब देखो ये दूरी कहाँ से नापोगे, ओ से चलोगे आप, कहाँ से चलोगे ओ से चलोगे, और कहाँ की ओर आओगे आप, फोकस की ओर आओगे, ऐसे आ रहे हो है ना। तो प्रकाश कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, देखो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है, प्रकाश कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। और ध्रुव से दूरी नापने आते हैं किसकी, फोकस बिंदु की। तो बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। प्रकाश ऐसे जा रहा है और ध्रुव से फोकस की ओर आ रहे हैं ऐसे, तो एफ जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। एफ जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आर देखो आर, प्रकाश ऐसे जा रहा है
आर कहाँ तक की दूरी होती है, वक्रता केंद्र की दूरी कहाँ से नापना स्टार्ट करोगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से दूरी नापने के लिए आप इधर की तरफ आओगे, आओगे या नहीं आओगे। ध्रुव से दूरी नापने के लिए आप इधर की तरफ आ रहे हो, प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर से क्या आ जाएगा, R बटे 2। यानी कि हमारे पास क्या पता लगा कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही किसमें संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे दर्पण समीकरण। ठीक है।